इवनिंग बच्चों, आप सभी बच्चों का स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल कंकाज आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस में। तो आज यूरोप में राष्ट्रवाद का पार्ट थर्ड लेकर आ गया हूँ। पार्ट थर्ड में आपको बताने जा रहा हूँ क्या, इटली के एकीकरण के बारे में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको पार्ट थर्ड में बताएंगे इटली के एकीकरण के बारे में, तो समझिएगा और न समझ में आए तो वीडियो को लगातार देखते रहिएगा, एक न एक बार समझ में जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इटली का एकीकरण। इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था जहां कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। समझिए ना, इस कारण वहां अलगाव की भावना थी। इटली ने एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में भौगोलिक समस्या के अलावा कई अन्य समस्याएं थी, जैसे इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप। अतः एकीकरण में इनका विरोध अवश्यमाभी था। इधर राजधानी रोम भी पोप के प्रभाव में था। पोप की इच्छा थी कि इटली के एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से न होकर शासकों के नेतृत्व में। इसके अलावा अनेक आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियां भी मौजूद थे। देखिए बाबू, इटली के एकीकरण का मतलब होता है ना कि एकजुट करना। जैसे इटली एक प्रांत था तो वो 7 प्रांतों में बटा हुआ था, छोटे छोटे कंट्री में बटा हुआ था, छोटे छोटे शहरों में, राज्यों में बटा हुआ था। समझिए ना, तो सभी को एक करके एक राष्ट्र बनाना इटली, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। किसकी वजह से? एक तरफ था ऑस्ट्रेलिया, समझिए ना, ऑस्ट्रेलिया इसका हस्तक्षेप करता था, और फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की वजह से इसका एकीकरण नहीं हो रहा था। समझिए ना, आगे देखते हैं क्या। और दूसरी तरफ इटली की राजधानी बाबू रोम होता है, और रोम पर भी कब्जा था। किसका? पोप का था। वो चाहता था कि इसका जो इटली का एकीकरण हो वो धार्मिक दृष्टिकोण से न होकर शासकों के नेतृत्व में हो। मतलब ये इटली का एकीकरण करे तो कौन करे? शासक करे। समझ गए ना। आगे देखते हैं क्या। परंतु इसके बावजूद भी 19वीं सदी के आरंभ में ही इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था। फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव भी यह स्पष्ट रूप से पड़ रहा था कि नेपोलियन की सैन्य अभियानों ने इटली के नवजागरण तथा एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से ही सही परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। इटली विजय के पश्चात नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्यों में गठित किया। यह था जैसे सिस्पाइन गणराज्य, लिगुलियन तथा ट्रांसपेड। उसने यातायात व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया तथा संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन के अधीन लाया। इन सभी कारणों से वहां जागृति आई। नेपोलियन के पतन 1814 के पश्चात वियना कांग्रेस 1815 द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली के 2 राज्य पिडमॉन्ट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। इस प्रकार इटली के एकीकरण की दिशा तय होने लगी। समझिए ना, सार्डिनिया फ्रांस के अधीन था बच्चों, और पोप ईसाई धर्म के गुरु को क्या कहते हैं बाबू? पोप कहते हैं। पोप का गुलाम कौन था? रोम था। समझ गए ना। तो इस तरह से इटली का एकीकरण का जो मार्ग है वो प्रशस्त हुआ था। इटली में 1820 ईस्वी में ही कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे। एक गुप्त दल कार्बोनरी का गठन राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता जोसेफ मेजिनी का संबंध भी इसी दल से था। 1830 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव में इटली को छूटा नहीं रखा जा सकता है। नागरिक आंदोलन शुरू हो गया था। मेजिनी ने इन नागरिक आंदोलनों का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली के एकीकरण राज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के शासक मेटरनिच द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलनों को दबा दिया गया और मेजिनी को इटली से पलायन करना पड़ा था। अब बाबू देखिए, 1810 में इटली में एक कार्बोनरी जो गठन था उसको क्रांतिकारी जिनमें राष्ट्रवाद की भावना था ना, जो अपने राष्ट्र से प्रेम करते थे और राष्ट्र का पाठ पढ़ाते थे, एक सीक्रेट सोसाइटी जो कार्बोनरी था उसका स्थापना किया गया। और यही सीक्रेट सोसाइटी जो कार्बोनरी है बाबू, उसके सदस्य मेजिनी राज्य में थे। ठीक है ना। और मेजिनी राष्ट्रवाद को फैलाने का प्रयास किया, कोशिश किया, हालांकि उनको वहां से भी पलायन करना पड़ा। ठीक है ना। आज के वीडियो में इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, पार्ट 4 में आपको बताएंगे मेजिनी के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक। तब तक के लिए